Hello everyone, welcome to this channel। इसके जो पहले लेक्चर था वहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ लिए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कैसे फोटो करंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो दोनों हम देख लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा जो फोटो करंट होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ डिपेंड करता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज होता है उसको हम आज देखेंगे। हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कैसे चेंज होता है अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, और फोटो करंट में क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग देते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक मिनट इसको effect of frequency of incident radiation on stopping potential। हो गया। तो जैसे कि हम इसके जो प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे कि हमारा पोटेंशियल कैसे फोटो करंट के साथ वेरी करता है और हमारा जो इंटेंसिटी है वो कैसे वेरी करता है। तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को फिक्स्ड लिए थे, जैसे कि हम इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है तब हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कांस्टेंट लिए थे। वैसे जब हम पोटेंशियल कैसे फोटो करंट के साथ वेरी करता है वो चेक करने के लिए हम इंटेंसिटी को फिक्स लिए थे, है ना। पर यहाँ पे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी करता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं वो देखेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी को सेम रखना पड़ेगा, इंटेंसिटी को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे इंटेंसिटी है जो है इंसिडेंट रेडिएशन का उसको फिक्स रखेंगे। यहाँ पे किसको फिक्स रखेंगे, इंटेंसिटी को हम फिक्स्ड रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे इंटेंसिटी को, है ना। और हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को लेकर चेक करेंगे। यहाँ पे किसको चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और हमारा जो इंटेंसिटी है उसको फिक्स्ड करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्राफ देखने को मिलेगा और वो ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ रहेगा। यहाँ पे हम फोटो करंट को लेंगे, आई, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल को लेंगे, है ना। और हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ था कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, हम इसके प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े थे वहाँ पे क्या था, कोई एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो ग्राफ था कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिल रहा था, है ना। फ्रीक्वेंसी वहाँ पे फिक्स्ड था, इंटेंसिटी को चेंज कर रही थी। यहाँ पे इंटेंसिटी फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, एक मिनट।
और ये क्या था, ये था हमारा सैचुरेशन करंट। ये क्या था, सैचुरेशन करंट, मतलब जो हमारा मैक्सिमम करंट होता है उससे ज्यादा करंट इंक्रीज नहीं करता है, ये होता है मैक्सिमम करंट, है ना, ये होता है सैचुरेशन करंट। मान लो ये जो ग्राफ हमको देखने को मिल रहा है ये म्यू1 फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिल रहा है, ये म्यू1 फ्रीक्वेंसी पे हमको देखने को मिल रहा है ना। अगर हम दूसरा ग्राफ लेंगे, अगर हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। एक मिनट, इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। नेक्स्ट ग्राफ कैसा रहेगा, ये म्यू2 फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको म्यू2 फ्रीक्वेंसी पे ये ग्राफ देखने को मिलेगा। ये जो ग्राफ है ये म्यू2 फ्रीक्वेंसी पे हमको देखने को मिलेगा। ये म्यू1 हो गया, ये म्यू2 हो गया। हम अगर फ्रीक्वेंसी को फिर चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये म्यू3 फ्रीक्वेंसी पे हमको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, म्यू3 पे। ये जो है ये म्यू3 पे देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो सैचुरेशन करंट है वो सबके लिए सेम हो रहा है, चाहे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर दे। यहाँ पे म्यू3 सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, म्यू2 उसके बाद आता है और म्यू1 सबसे कम है फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है किसका है, इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसका है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है। तो पहले म्यू1 फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इंसिडेंट करके देखिए तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। म्यू2 फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन को जब इंसिडेंट किए तब ग्राफ कुछ इस तरीके। अब जब म्यू3 रेडिएशन को म्यू3 फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को जब इंसिडेंट किए तो ग्राफ इस तरीके का कुछ आया। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, चाहे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर ले तो क्या हो रहा है, हमारा जो सैचुरेशन करंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। सैचुरेशन करंट हमेशा फिक्स्ड हो रहा है ना। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, V1 V2 V3 V03, है ना। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। म्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है, माइनस V01, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। और ये V02 है और ये V03 है ना। तो एक V01 है म्यू3 के लिए, म्यू2 के लिए V02 है और म्यू1 के लिए V03 है। सॉरी, उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे म्यू3 के लिए हमारा जो म्यू3 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V03। म्यू2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V02। और म्यू1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, है ना। तो यहाँ पे जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, है ना। मान लो यहाँ पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है जिसका एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू है। एच तो कांस्टेंट है तो क्या इंक्रीज करेगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, है ना। तो हम अगर म्यू को इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा, है ना। और एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। देखो क्या होता है, एक कंसेप्ट है कि जब भी कोई मेटल सरफेस में रेडिएशन फॉल होता है तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ये जो रेडिएशन होता है उसका एनर्जी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वार फंक्शन। वार फंक्शन तो किसी मेटल का फिक्स्ड है ना। एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी है वो वार फंक्शन
कुछ एनर्जी जो इंसिडेंट एनर्जी है वो कुछ वर्क फंक्शन में लग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग जाएगा, और बाकी जो एनर्जी बच गया वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में लग जाएगा, है ना। तो ये जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी है, ई जो है वो कुछ वर्क फंक्शन करने में लग जाएगा, और बाकी जो एनर्जी बच गया वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, है ना। तो बाकी जो एनर्जी बच गया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे म्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पहले म्यू1 को देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, म्यू1 को देख लेते हैं। म्यू1 के लिए एनर्जी कितना होगा, ई म्यू1 ना, सॉरी एच म्यू1 क्या होगा, म्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा एनर्जी कितना होगा, E1 इक्वल्स टू एच म्यू1 होगा ना। E1 के लिए, E2 के लिए एच न्यू2, E3 के लिए एच न्यू3 होगा ना। तो E1 एनर्जी के लिए एच न्यू1, E2 के लिए एच न्यू2, E3 के लिए एच न्यू3 हो गया। तो यहाँ पे अगर म्यू3 बड़ा है सबसे तो E3 भी बड़ा होगा, म्यू2 अगर मिडिल में है तो E2 भी मिडिल में रहेगा, और म्यू1 अगर सबसे कम है तो E1 भी सबसे कम होगा। तो मेटल का वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड है, यहाँ पे मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स्ड है। अगर E इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी कर देंगे तो E माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो गया ना। तो यहाँ पे E तो फिक्स्ड है, सॉरी वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड है, हमारा क्या फिक्स्ड है, वर्क फंक्शन फिक्स्ड है। यहाँ पे हमारा जो वर्क फंक्शन होता है वो फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है। तो हम अगर E1 को रख रहे हैं और W कर रहे हैं, E1 माइनस डब्ल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगा KE1, मान लो KE1 आ रहा है। हम अगर E2 एनर्जी को दे रहे हैं और वर्क फंक्शन को रख रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी कितना का KE2, E3 एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन KE3 होगा ना। तो ये 3 इक्वेशन बन गया। उसके बाद अगर E1 सबसे कम है, E2 उसके बाद आता है और सबसे ज्यादा E3 है, तो काइनेटिक एनर्जी KE3 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी KE2 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी KE1। ये सीक्वेंस फॉलो होगा ना, होगा या नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर न्यू को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है तो वर्क फंक्शन फिक्स्ड है, तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, वो भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है, स्पीडली मूव कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, उसको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे V0 क्या है, V01 क्या है, म्यू1 फ्रीक्वेंसी वाला जो रेडिएशन है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब म्यू1 फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और एनर्जी भी कम है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम स्पीड में मूव करेगा। अगर उसका स्पीड कम है तो उसको रोकने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी कम होगा। यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा V01 वो कम होगा। उसके बाद म्यू2, उससे थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी है म्यू1 से, तो उसका एनर्जी भी थोड़ा ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ा ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा स्पीड में मूव करेगा, तो उसको रोकने के लिए थोड़ा ज्यादा हमको पोटेंशियल लगेगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है उसको रोकने के लिए जितना पोटेंशियल लगता है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो V0 उससे थोड़ा
B02 थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा होगा और B03 सबसे बड़ा होगा, है ना। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इंक्रीज कर रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, है ना। और इसका जो यहाँ पे सेचुरेशन करंट क्या है? सेचुरेशन करंट हमेशा फिक्स्ड है। सेचुरेशन करंट फिक्स्ड है, सेचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से सेचुरेशन करंट चेंज नहीं होता है। सेचुरेशन करंट कब चेंज होता है? इंटेंसिटी चेंज करने से। इंटेंसिटी चेंज करने से सेचुरेशन करंट चेंज होता है। हमारा जो सेचुरेशन करंट होता है ये कब चेंज होता है? जब हमारा जो सेचुरेशन करंट है ये कब चेंज होता है? करंट चेंज कब चेंज होता है? जब इंटेंसिटी चेंज होता है। अगर सेचुरेशन करंट कब कांस्टेंट रहता है और फिक्स रहता है? सेचुरेशन करंट कब फिक्स रहता है? जब फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रहा है तो उसके जो सेचुरेशन करंट है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कुछ था कि कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और फोटो करंट कैसे डिपेंड करता है। समझ में आ गया। अब और थोड़ा सा चीज देख लेते हैं यहाँ पे, और एक ठो ग्राफ देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, देखो ग्राफ से समझने की कोशिश करें। हाँ, यहाँ पे है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। ये म्यू जीरो डेक्स, हो गया। तो यहाँ पे म्यू जीरो क्या है? म्यू जीरो, हाँ ये और एक तो चीज, ये मेटल ए के लिए है, ये मेटल बी के लिए। मान लो मैं दो मेटल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो मेटल ले लेता हूँ। ये एक मेटल है और एक ठो मेटल ले लेते हैं, ये एक मेटल है। यहाँ पे दो मेटल लेते हैं, है ना। एक का नाम देते हैं मेटल ए और दूसरा का नाम देते हैं, ये मेटल ए है और ये मेटल बी है। हो गया। इसके लिए इसका जो वर्क फंक्शन है वो क्या है? डब्ल्यू नॉट। इसके लिए वर्क फंक्शन कितना है? डब्ल्यू नॉट डेक्स। अगर ये डब्ल्यू नॉट है वर्क फंक्शन तो उसका फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के टर्म में एस न्यू नॉट, और ये क्या होगा? एस न्यू नॉट एक्स, है ना। और इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी एस न्यू नॉट है और इसके लिए फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट डेक्स है। तो इस मेटल में हम अगर मिनिमम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को इंसिडेंट करवाएंगे तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, है ना। इस मेटल पे हम अगर मिनिमम न्यू नॉट वाला रेडिएशन, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन को इंसिडेंट कराएंगे तब जाके यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और यहाँ से न्यू नॉट डेक्स फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को
अगर इंसिडेंट करवाएंगे तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, है ना। तो मिनिमम इतना चाहिए, है ना। तो इस ग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। यहाँ पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे सब पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा है, या ये म्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जब आएगा, ये क्या है, यहाँ पे इस टर्म में देखो, यहाँ पे इस एरिया में हमारा जो म्यू है वो क्या है, लेस देन म्यू नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, वर्क फंक्शन से कम है एनर्जी तो नहीं आएगा। तो जब न्यू का वैल्यू न्यू नॉट हो गया तो वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिल गया जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा कि हमारा जो न्यू नॉट है उसको बाहर निकालेगा, सॉरी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालने के बाद इस एरिया में ये जो कर्व है ये किसके लिए है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, है ना। अब मेटल ए में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। समझ में आया। और दूसरे मेटल जैसे कि इस मेटल के लिए हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना था, म्यू नॉट डेक्स था। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी का रेंज म्यू नॉट पे आ गया, म्यू नॉट डेक्स पे आ गया, तब यहाँ पे वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी हो मिल गया मेटल को, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट किया। और वहां से जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने लगे तब उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ने लगा। तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे यहाँ तक जीरो है, मेटल बी के लिए यहाँ से यहाँ तक जीरो है, ये मेटल ए के लिए है, ये मेटल बी के लिए है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा है, नो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे आएगा, है ना। तो ये कुछ चीज था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि कौन कौन से फैक्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इफेक्ट करते हैं, फोटो करंट को इफेक्ट करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे इफेक्ट होता है, ये सब यहाँ पे देखने को मिला। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम स्कैटरिंग को पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।